वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, सबसे पहले महर्षि कणाद थे लगभग 400 BC पहले, इस बिफोर क्राइसिस, बिफोर जो है जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म से पहले एटम का डिस्कवरी हो चुका था। एटम के बारे में पता था। उन्होंने, महर्षि कणाद ने बताया था कि यदि हम किसी मैटर को कंटिन्यूस डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेट एक स्टेज ऐसे पहुंच जाएगी जहां पर फर्दर उस पार्टिकल का डिवाइड होना स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उस पार्टिकल को उन्होंने परमाणु नाम दिया। इसी तरह से डेमोक्रिटस, ल्यूसिफस, इन्होंने भी मतलब जो है वही सेम टाइम पर और सेम लगभग जो है कॉन्सेप्ट थ्योरी दिया कि यदि हम किसी मैटर को डिवाइड करते जा रहे हैं, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, a stage will come when particles obtained cannot be divided further, and Democritus called these particles as atoms. Democritus ने इन particles को एटम बोला। इसके बाद एटम इसलिए बोला क्योंकि एटम का मीनिंग होता है नॉट कट, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हुआ, जो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। और उन्होंने ये बताया कि मैटर तो वैसे जो एटम से मिलकर के सभी बने हुए हैं, एंड द एटम्स वर रिगार्डेड टू बी स्ट्रक्चरलेस विद हार्ड स्फेरिकल शेप। पहले तो इसका स्फेरिकल शेप ही माना जाता था, एंड अप टू द 19th century देयर वर नो डिस्प्यूट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 19th सेंचुरी तक कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तब तक किसी भी दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और एटम है, ना तो वो दिखता था और ना ही मतलब उसको जो है उसके फर्दर और भी आगे स्टडी हो सकी। तो इस तरह से बाद में जब स्टडी हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तब मालूम चला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुली थी टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट मैंने जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे जो कि मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th century एंड बिगिनिंग ऑफ 20th century शोड दैट एटम्स हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया कि एटम्स में इंटरनल स्ट्रक्चर भी होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सबसे पहले यदि हम देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स दीज आर 3 in number। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यदि देखा जाए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसके पहले इन 1830 माइकल फैराडे ने सबसे पहला क्लू दिया था अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में। और उन्होंने ये बताया था कि जब हम किसी मतलब सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और जिसमें एनोड और कैथोड पर मैटर्स का डिपोजिशन या लिबरेशन होता है, और इसको उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस नाम दिया। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों होता है, इसका मतलब है कि कोई ना, उनको जो फैक्ट था, इंपॉर्टेंस जो फैराडे लॉ ये था कि उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। और इसके बाद में तो धीरे धीरे उन्होंने ये बताया कि ये डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, छोटी छोटी जो फ्लो होती हैं, और बाद में उसी का नाम जो है इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो एक्चुअल जो नेम था, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी, ये स्टोनी के द्वारा दिया गया था। और तो हम यदि यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन एट द एंड ऑफ 19th century। 19th century के लगभग एंड पर इन्होंने बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट
डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में मतलब जो उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए तब जाकर के उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल पाया। नेम जो प्रपोज किया गया था वो थे स्टोनी, और स्टोनी ने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर द स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन में से तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फ्लो होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब हम यदि इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि एटम के अंदर पाया जाता है, और इसको इस हैविंग वन यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और मास तो लगभग इसका नेग्लिजिबल पाया जाता है। अब यदि देखा जाए जो कैथोड, ये जनरली जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे इमर्जेस फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड, ये कैथोड से निकल रहे थे, इसको हमने इसलिए मतलब जो है और ये बताया कि जो कैथोड से निकलने वाले हैं दे आर कॉल्ड कैथोड रेस। तो कैथोड रेस जो है दे आर मेड अप ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के बने हुए हैं। तो कैथोड रेस का भी हम नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ कैथोड रेस या प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेस कैसी होती है। तो सबसे पहले है कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। और कैथोड रेज इसलिए नाम दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से ही प्रोड्यूस हो रहे थे और मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द एनोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से ये निकल रहे थे, इसलिए ये माना गया कि ये इन पर जो चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अब व्हाट आर द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ कैथोड रेज में, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं? यदि हम इसके बीच में क्या करें, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है कैथोड और ये है एनोड, तो यहाँ पर कैथोड से ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन रेस के फॉर्म में निकलेंगे कैथोड रेस के रूप में, और कहाँ की ओर जाएंगे, ये जा रहे हैं एनोड की तरफ। अब हम इसी में भी क्या करें, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो थॉमसन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी में से लिया गया है। अब हम कोई यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें। यदि हमने इस तरह से कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसका क्या होगा, ये जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पर ये शैडो बन जाएगा, ये है शैडो। यदि शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है तब तो मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। यदि ये शैडो नहीं बनती इसका मतलब है कि ये रेज ऐसे भी मतलब जो है मुड़ सकती है, कहीं पर भी जो है ऐसे बेंड हो सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि व्हेन भी मतलब जो है whenever an object is placed inside the tube, opaque object, it casts a shadow on the wall opposite to the cathode। ये कैथोड के अपोजिट साइड में बनेगा, मतलब कैथोड से उधर पर जाएगा। जैसे यदि सनराइज होता है ईस्ट से तो सुबह के टाइम जो शैडो बनती है वो वेस्ट की साइड बनेगी, और शाम के समय जो होता है सन वेस्ट के साइड में रहता है तो शैडो बनेगा ईस्ट की तरफ बनेगी। इसी तरह से हम कैथोड से निकल रहे हैं तो ये एनोड की साइड में जाकर के शैडो का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से यदि हम देखें और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, दीज रेज आर नॉट विजिबल। ये रेज विजिबल नहीं होती हैं, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ मटेरियल, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। मींस ये जब कैथोड रेज किसी फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर पड़ेगा तब वो वहां पर जहां पर भी हिट करेगा उस जगह पर ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने टेलीविजन का पिक्चर ट्यूब देखा होगा, पिक्चर ट्यूब पर जैसे ही वो रेज पड़ती हैं तो उस पर ग्लो होने लगता है धीरे धीरे,
बुकी होता है ड्यू टू द फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का बना होता है, तो उस पर यदि हिट करेगा ये वो विजुअल मतलब वहाँ ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इनविजिबल रेज है, ये हमको दिखाई नहीं देती है। थर्ड है कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। मैकेनिकल, जैसे आपने फैन को रोटेट होते हुए देखा होगा, दिस इज ए मैकेनिकल इफेक्ट। यदि हम यहाँ पर भी क्या करें, कैसे ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करता है, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट इफ वी कैप्ट ए पैडल व्हील। यदि हम यहाँ पर क्या करें, एक पैडल व्हील रख दें, तो ये पैडल व्हील लाइट पैडल व्हील मतलब मासलेस, जिसका मास लगभग जो है 0 के बराबर हो, यदि ऐसा हम पैडल व्हील रख दें तो ये क्या होगा, जैसे ही इस पैडल व्हील से हिट करेगा उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ये रोटेशन में आ जाएगा। यदि ये रोटेट हो पाता है पैडल व्हील, इसका मतलब है कि ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इट रोटेट्स, दिस इंडिकेट दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इसका मतलब है कि ये कैथोड रेज जो है मटेरियल पार्टिकल के भी बने हैं। मटेरियल मतलब हैविंग मास, जिसके पास मास पाया जाता है, तो इनमें भी मास पाया जाता है। तो मैकेनिकल इफेक्ट से सीधा सीधा है कि जो कैथोड रेज है दे आल्सो हैव द मास और दे आल्सो मतलब कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल। नेक्स्ट है फोर्थ है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट और पोल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, इस पर है माइनस और इस पर है प्लस, ये वायर से मतलब जो है जुड़े हुए हैं, ये हाई वोल्टेज पर है। अब जब हम कैथोड रेज को यहाँ से पास करेंगे, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सीधे सीधे ट्रेवल कर जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे वर डिफ्लेक्टेड मतलब दे गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिटली, मींस कैथोड रेज पर है नेगेटिव चार्ज, तो ये कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इस तरह से ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो तभी जाएगा जब उसके खुद पर नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन द सेम वे इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह से नॉर्थ पोल है और ये है यहाँ पर साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जिस भी तरफ पॉजिटिव पोल होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ यदि पॉजिटिव पोल है ये, तो ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तब। तो इससे ये भी पता चला इस प्रॉपर्टी से कि इन पर कैथोड रेज पर एक्चुअल चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद ए थिन मेटल फॉयल, जब हम इस कैथोड रेज को अलाउ करते हैं टू स्ट्राइक विद ए थिन मेटल फॉयल इट गेट्स हीटेड अप, वो थिन मेटल फॉयल हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, दस दे पजेस हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, और हीटिंग इफेक्ट तभी शो करेगा जब उसमें खुद के पास एनर्जी होगी, मीन्स कैथोड रेज आर एनर्जेटिक पार्टिकल, दे हैव ओन एनर्जी, उनके पास अपनी खुद की एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन हिट विद हार्ड मेटल सरफेस लाइक टंगस्टन, कॉपर etc। सिंबल ऑफ टंगस्टन W, कॉपर etc। जब हम किसी हार्ड मेटल सरफेस के ऊपर अलाउ करेंगे, स्ट्राइक करेंगे कैथोड रेज को, तो उसमें से एक्सरे प्रोड्यूस होती है, जैसे टंगस्टन या कॉपर के ऊपर स्ट्राइक करने से। सेवेंथ है कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, मीन्स यदि थिन शीट्स है मेटल की तो ये
कैथोड रेज आर हाईली पेनिट्रेट्स, मतलब इनमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो इजिली उसको पेनिट्रेट करते हुए आगे निकल जाते हैं, मीन्स उसको क्रॉस कर जाती हैं। 8th है दीज रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो उस पर अफेक्ट करता है, उस पर ये अपना रिएक्शन शो करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस की ये प्रॉपर्टीज़ है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ है। अब हम इसके आगे अभी इनके चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कैसे उसको फाइंड करेंगे इसके बारे में। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ये करना पड़ा मतलब तो सबसे पहले ये 1897 जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थॉमसन के द्वारा, तो उन्होंने काफ़ी अपने इसके एविडेंस में ये प्रूफ दिए। जे थॉमसन डिटरमाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज टू इट्स मास बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन्होंने क्या किया, मेजरिंग द डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर किया, कितना कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ पोल है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली इनको अरेंज किया गया है। ये यहाँ कैथोड प्लेट है, एनोड प्लेट है और ये हाई वोल्टेज बैटरी है। हाई वोल्टेज और साथ में यहाँ पर है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये पूरा जो है डिस्चार्ज ट्यूब है, मीन्स ग्लास के अंदर है। अब इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए डिफ्लेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सिर्फ हमने अप्लाई किया, ये पॉइंट जैसे ए है, बी है और ये सी पॉइंट लिए हुए हैं, when only electric field is applied, the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. मैग्नेटिक फील्ड को भी बंद किया गया है, सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मीन्स ये ए पर जाकर के हिट किया सिर्फ एट ओनली ए पॉइंट। इसका मीनिंग ये हुआ, ये उन्होंने यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ है इसको भी उन्होंने कैलकुलेट किया। इसी तरह से व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी स्विच ऑफ किया गया है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है, देन he observed that the electrons deviate from their path and hit the cathode rays tube at C point. इलेक्ट्रिक फील्ड बंद है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड को ही अप्लाई किया गया है। तो जब उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई होने से ये पॉइंट सी को हिट करता है, और इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने जो थर्ड स्टेप में किया, थर्ड स्टेप में दोनों को ही एक साथ अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इक्वल करके, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है बोथ should be equal, तो केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वली। इलेक्ट्रॉन्स को फिर जब उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जो है डू नॉट डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ एंड डायरेक्टली और स्ट्रेटली हिट द पॉइंट ओनली बी, तब देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ जब दोनों इक्वली मतलब बैलेंस किया गया, तब ये देखा कि टोटल जो डिफ्लेक्शन है अब वो जीरो हो गया और वो स्ट्रेट लाइन में जाकर के पॉइंट बी पर हिट करता है। जैसे कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में था, सेम तरीके से प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए। अब इसके द्वारा उन्होंने अमाउंट ऑफ डेविएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम मेजर कर सकते हैं, हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा।
ये अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन उन्होंने कैलकुलेट किया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इससे रिलेटेड उन्होंने जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखे। दीज आर फॉलोइंग। थॉमसन सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। अलग अलग कंडीशन पर जब उन्होंने फाइंड किया तो उन्होंने ये देखा कि किन किन फैक्टर पर ये अमाउंट ऑफ डेविएशन, कितना डेविएशन होगा किस कंडीशन पर, ये कैलकुलेट किया। और उन्होंने बताया कि जो डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज पर डिपेंड करता है। यदि पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी उस रेस का ज़्यादा होगा, या पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। यदि उस पर चार्ज कम है तो उन पर डिफ्लेक्शन कम होगा। मीन्स ग्रेटर द चार्ज ऑन पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल। सेकेंड था मास ऑफ पार्टिकल। मास, यदि जैसे कोई बॉल है, यदि आप दो बॉल है, एक लाइट है और एक हैवी है, हैवी बॉल को और लाइट बॉल को आपने दोनों को सेम स्पीड से रोलिंग कराया, और सामने यदि हम दोनों के पाथ को यदि डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो हैवी बॉल के पाथ को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबकि लाइट बॉल के पाथ को डिफ्लेक्शन देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर सकते हैं बाय लेस एफर्ट। तो यहाँ पर भी वही है कि लाइटर द पार्टिकल, यदि पार्टिकल हल्का होगा, मास उसका कम होगा, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा होगा। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मीन्स वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, वो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, साइड की ओर जा रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना हम वोल्टेज बढ़ा देंगे, वो कैथोड रेज उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव प्लेट की तरफ इजिली डाइवर्ट हो जाएगी, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जब उन्होंने डिफरेंट पॉइंट पर ये ऑब्जर्वेशंस अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को मेज़र किया, और मेज़र करने के बाद थॉमसन वाज एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो वाज फाउंड टू, तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज और जो पार्टिकल्स थे, तो चार्ज टू मास इज इक्वल टू, इन्होंने पाया थॉमसन ने 1.758820 इंटू 10 to the power 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। तो ये इन्होंने इस तरह से अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करके इतना चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। ये तो चार्ज टू मास रेशियो था, अब हम सिर्फ चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे और चार्ज की जगह वैल्यू रख देंगे इसमें, तो हमें इसलिए हम मास कैलकुलेट भी कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में, इसके लिए जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय R.A. मिल्टन, इट वाज मेजर्ड बाय R.A. मिल्टन। तो ये मिल्टन ने फाइंड किया हुआ था इन 1909 में बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, इस मेथड भी है, ये मेथड नॉन एज ऑयल ड्रॉप मेथड या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके द्वारा स्मॉल जो ड्रॉप ऑफ ऑयल है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, उसको उन्होंने स्प्रे किया बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसको बैलेंस करके कैलकुलेट किया। किस तरह से कैलकुलेट किया? तो जैसे कि R.A. मिल्टन ने क्या किया, एक अपरेटस लिया हुआ है, यहाँ पर ये ग्लास का ट्यूब है, और ग्लास ट्यूब में यहाँ से उन्होंने ये स्प्रेयर लगाया हुआ है, स्प्रेयर। इसके अंदर यहाँ पर है ऑयल, तो ऑयल से स्मॉल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट के फॉर्म में उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप को यहाँ पर स्प्रे किया। और स्प्रे करने से यहाँ पर एक होल है, कुछ जैसे मान लीजिए कि एक ड्रॉप यहाँ पर आ गया, ये ऑयल ड्रॉप है, छोटा सा स्मॉल पार्टिकल अंदर में आ गया, और ये लगा हुआ है यहाँ पर टेलीस्कोप।
जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी मतलब जो है ये फाइन पार्टिकल्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है, छोटे से छोटे पार्टिकल को। ऊपर में है चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नीचे में है ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। और यहाँ पर हम एक्सरे डाल रहे हैं टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। अभी आप क्या करेंगे, जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप इधर आएगा, सबसे पहले तो क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो ऑयल ड्रॉप है इट मूव्स टुवर्ड्स डाउन साइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डाउन में जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करें कि मान लीजिए कि चार्ज प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक्सरे के द्वारा जो चार्ज प्रोड्यूस होगा ऑयल ड्रॉप पर यह नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज के कारण ये कहाँ की ओर जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब हम इसका थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा देंगे ताकि ये नीचे की ओर ना जा करके ये कहाँ की ओर मूव करे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और ये होगा ड्यू टू मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बढ़ाया, इस कारण से ये पार्टिकल ऑयल ड्रॉप कहाँ की ओर जाने लगा, चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है, ऊपर की ओर जाने लगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे की ओर जा रहा। इन्होंने क्या किया, आर ए मिल्टन ने, इन्होंने जब दोनों मतलब जो है चार्ज जब है उस पर ऑयल ड्रॉप ऑलरेडी ये चार्ज हो चुका है, चार्ज होने के कारण इसको स्टेशनरी कर लिया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स दोनों को इक्वल कर लिया। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वहीं तक उस पॉजिटिव चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्होंने इंक्रीज किया। तो ये जब दोनों टर्म इक्वल हो गई, इक्वल होने से अब ये कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ये पार्टिकल स्टेशनरी हो गया, ना तो ये नीचे की ओर जा रहा है ना ही ऊपर की ओर। अब इन्होंने ये देखा हमने कितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंक्रीज किया और इसका मास कितना है। What is the mass of droplet and what is the charge on the plate? From the amount of charge on the plate and the mass of droplet, the charge on the droplet was determined by R.A. Millikan. इस तरह से उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया और mass of droplet was determined from the rate of fall of droplet through the air when the plates were uncharged. जब प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था उस समय पर जो ऑयल का ड्रॉप है किस रेट से नीचे गिर रहा है, वो रेट मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से उन्होंने फाइंड करके उस ड्रॉप का मास फाइंड कैलकुलेट कर लिया। तो मास कैलकुलेट हो गया और चार्ज कैलकुलेट हो गया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये फाइंड किया व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ही वाज फाउंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये पाया 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये उन्होंने चार्ज पाया नेगेटिव चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यहीं से अब हमें चार्ज मालूम चल गया और चार्ज टू मास रेशियो मालूम चल गया। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो हमने फाइंड किया हुआ था 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू चार्ज टू मास, यदि हम लिखें चार्ज अपॉन मास, चार्ज को डिवाइड कर दें चार्ज अपॉन मास से, तो हमें ये टोटल मास मिल जाएगा E अपॉन E बाई m। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और दिस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू मास 1.758820 इंटू 10⁻11। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें कैलकुलेट कर पाएंगे 9.10
94 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और ये सिंप्लिसिटी के लिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम लेते हैं। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जबकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ वी कैन define the electron is defined as a subatomic particle which carries 1 unit negative charge. 1 unit negative charge equal to 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb and has a mass 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram or equal to 1/1837 times or approximate 1/2000 times of that of हाइड्रोजन एटम और मास ऑफ प्रोटॉन। मीन्स हाइड्रोजन एटम के या प्रोटॉन के मास से लगभग 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट और मास लगभग नेग्लिजिबल या 1/2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। और ये भी कंक्लूड किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर। मैटर का ये यूनिवर्सल, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सली कंस्टिट्यूटेड ऑल मैटर। मीन्स हर एक मैटर में इलेक्ट्रॉन्स सभी में पाए जाते हैं, यूनिवर्सल है क्योंकि ये एवरीवेयर है, हर एक मैटर में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने आज इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन के क्या प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेस के फॉर्म में, और कैसे उस पर चार्ज और मास कैलकुलेट किया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।